नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज हम लोग लुसेंट सामान्य विज्ञान में केमिस्ट्री का पार्ट 25 देखेंगे। तो दोस्तों, आज के पार्ट में हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसमें ऊर्जा परिवर्तन किसे बोलते हैं, और ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। आज हम लोग देखेंगे बंधन ऊर्जा क्या होता है, और गैल्वेनाइजेशन यानी गैल्वेनीकरण क्या होता है, और धातु का जो संक्षारण होता है यानी कोरोजन ऑफ मेटल वो क्या होता है। तो सारा टॉपिक आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि आपके किसी भी आगामी एग्जाम एसएससी रेलवे दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है, रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन को समझने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो पार्ट होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो पार्ट होता है, एक होता है एरो के लेफ्ट साइड में और एक होता है एरो के राइट साइड में। एरो मतलब होता है तीर, तो एक तीर के लेफ्ट साइड में, एक तीर के राइट साइड में। तीर के लेफ्ट साइड वाले पार्ट को बोलते हैं अभिकारक, तीर के लेफ्ट साइड वाले पार्ट को बोलते हैं अभिकारक, और तीर के राइट साइड वाले पार्ट को बोलते हैं उत्पाद, यानी कि इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, क्योंकि ये दोनों का रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट बनता है, CO2 बना प्रोडक्ट यहाँ पर, इसलिए उसको बोलते हैं उत्पाद। आपको समझ में आ गया। और आपको एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी अभिक्रिया में जो अभिकारक होता है उसका जो ऊर्जा होता है काफ़ी उच्च होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक जो है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है, उसका ऊर्जा जो है सो काफ़ी उच्च होता है, ठीक है। और जो उत्पाद बनता है उसका ऊर्जा जो होता है काफ़ी निम्न होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका ऊर्जा काफ़ी उच्च क्यों होता है? क्योंकि इसको रिएक्शन करना है, तो रिएक्शन करने के लिए काफ़ी उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और कोई भी अभिकारक है वो चाहता है, कोई किसी भी अभिकारक की प्रवृत्ति होती है कि वह चाहता है कि इसकी जो उच्च ऊर्जा स्तर है वह किसी कारण से ऐसा क्या काम करें कि इसका ऊर्जा स्तर निम्न हो जाए, इसलिए क्या करता है कि ये रिएक्शन करता है, ठीक है। अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए अभिकारक की जो है उत्तेजित अवस्था में आने की आवश्यकता होती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए अभिकारक की जो अवस्था है वो उत्तेजित अवस्था में आने की ज़रूरत होती है। उत्तेजित अवस्था यानी कि एक्टिवेटेड, यानी कि यह एक्टिवेट हो जाएगा तो दोनों का रिएक्शन होकर के उत्पाद का निर्माण करेगा। तो उत्तेजित अवस्था में आएगा तो स्वतः अभिक्रिया हो जाएगा। लेकिन अगर ये उत्तेजित अवस्था में नहीं है, यानी कि इसकी ऊर्जा जो है सो उच्च नहीं है, तो अगर हम इसको चाहेंगे कि रिएक्शन करवा करके उत्पाद बना दें तो यह नहीं बनेगा। इसको पहले ऊर्जा दे करके उत्तेजित अवस्था में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ऊर्जा दे करके उत्तेजित अवस्था में जो लाते हैं, जो हम बाहर से ऊर्जा देते हैं इसको उत्तेजित अवस्था में लाने के लिए, तो उस ऊर्जा को हम लोग कहते हैं संक्रियन ऊर्जा। किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए या किसी भी रिएक्शन के होने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये अभिकारक की एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में, अभिकारक को उत्तेजित अवस्था में लाने के लिए जो भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए, तो उस ऊर्जा को बोलते हैं संक्रियन ऊर्जा, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेट करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आप लोग देखिए, अभिकारक को यानी इस अभिकारक को उत्तेजित अवस्था प्राप्त करने के लिए, इस अभिकारक को उत्तेजित अवस्था प्राप्त करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संक्रियन ऊर्जा कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। संक्रियन ऊर्जा के बारे में आपको समझ में आ गया कि संक्रियन ऊर्जा जो है क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपको बाद में पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। अब जो है सो रासायनिक अभिक्रिया में जो ऊर्जा परिवर्तन होता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जो है उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में जाता है या निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जाता है, यानी कि जो ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन। तो इसी ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया जो है सो दो प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रिया जो है वो दो प्रकार की होती है। किस आधार पर? तो ऊर्जा में परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार का होता है। एक होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया।
ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो, ठीक है, एक्सोथर्मिक, और ये है इंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब एक्सो मतलब होता है बाहर और इंडो मतलब होता है अंदर, ठीक है। एक्सो मतलब बाहर और इंडो मतलब अंदर, यानी कि एक्सोथर्मिक वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा जो है सो बाहर जाता है, यानी कि ऊर्जा का उत्सर्जन, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा जो है सो बाहर जाता है, यानी कि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यानी कि इंडोथर्मिक, इंडो मतलब होता है अंदर, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है। आपको समझ में आया। दोनों का एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं तो अमोनिया का निर्माण होता है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3, तो अमोनिया का निर्माण होता है। और यहाँ पर ऊष्मा जो है, ऊष्मा वो बाहर निकल रही है, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, मतलब ऊष्मा बाहर हो रही है। अगर इस प्लस वाले ऊष्मा को अगर एरो के इस साइड लाएंगे तो इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस ऊष्मा। आप जैसे बराबर के उस पार से इस पार लाते हैं तो बराबर के उस पार प्लस है, इस पार के माइनस हो जाता है। उसी तरीके से एरो के उस पार था प्लस में, अगर इस पार ले आएंगे तो माइनस, यानी कि माइनस मतलब होता है कि ऊष्मा इसमें से घट रहा है, निकल रहा है, ठीक है। माइनस मतलब होता है कि ऊष्मा निकल रहा है, बाहर हो रहा है। और उसी तरीके से ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है कि नाइट्रोजन को अगर ऑक्सीजन से करवाएंगे अभिक्रिया तो प्लस ऊष्मा है, यानी कि ऊष्मा इसमें चाहिए, इसको जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो नाइट्रस ऑक्साइड का निर्माण होगा। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं लाफिंग गैस, जिसको कि हास्य गैस भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब है बंधन ऊर्जा। ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा, ठीक है। पूरा मैं आपको लास्ट तक पहले पढ़ा देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन किस किस पॉइंट से आने की संभावना ज़्यादा होगी। तो अब एक टॉपिक है बंधन ऊर्जा, यानी कि बॉन्ड एनर्जी। तो किसी भी बंधन को, किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम लोग बोलते हैं बंधन ऊर्जा। या किसी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए, किसी भी बॉन्ड का निर्माण करने के लिए जितना ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसको बोलते हैं बंधन ऊर्जा। तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए या बॉन्ड को बनाने के लिए दोनों में ऊर्जा का जरूरत है। एक में बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऊर्जा का जरूरत पड़ता है और बॉन्ड को बनाने के लिए ऊर्जा उत्सर्जित होता है, तो दोनों को बोलते हैं बंधन ऊर्जा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पदार्थ के 1 मोल, यहाँ पर आपको 1 मोल मेंशन किया हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे किसी भी पदार्थ का 1 मोल ही लेना है। तो पदार्थ का 1 मोल में उपस्थित सभी बंधनों को तोड़कर अणुओं को परमाणुओं में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोई पदार्थ H2O है, ठीक है, मान लेते हैं H2O है, तो H2O को 1 मोल है, जैसे ऑक्सीजन के दोनों तरफ एक एक बॉन्ड है, ये है H2O, H2 और एक O, तो H2O है ये। तो इस H2O में इस बंधन को दोनों बंधन को हमने तोड़ दिया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। तो H2O में से बंधन को तोड़ने के बाद H2O का एक अणु था, तो अणु को बंधन तोड़ने के बाद ये परमाणु में बदल गया, हाइड्रोजन परमाणु अलग हो गया, ऑक्सीजन परमाणु अलग हो गया। तो इस बंधन को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा हमको जरूरत पड़ेगा, बंधन को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा हमको चाहिए, उसी ऊर्जा को बोलते हैं क्या, बंधन ऊर्जा। या मुक्त परमाणुओं के बीच परस्पर संयोग कराकर किसी पदार्थ के 1 मोल में सभी बंधनों का निर्माण कराने में जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे उस पदार्थ की बंधन ऊर्जा कहते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि बंधन को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं, और एक है बंधन बनाने के लिए भी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि बंधन के निर्माण करने में जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, यानी कि अगर H2 है और O2 है, ठीक है, H2 है और O2 है, तो इसको रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, 2H2O, ठीक है। यहाँ पर 2H2 प्लस O2, तो 2H2O, दोनों का रिएक्शन कराने पर जल बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराने पर जल बनता है, तो दोनों के बीच में बंधन का निर्माण हुआ है। तो बंधन का निर्माण हुआ है तो यहाँ पर ऊर्जा जो है सो निकलेगा बाहर, ठीक है। तो ऊर्जा जितना बाहर निकलेगा उसी को बोलते हैं बंधन ऊर्जा। तो आपको समझ में आ गया।
या तो बंधन का निर्माण हो रहा है या बंधन टूट रहा है, दोनों में ऊर्जा का जरूरत होता है, तो उसी को बोलते हैं बंधन ऊर्जा। अब बंधन टूट रहा है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि H2O में O है, H है और H है, तो ये दोनों बंधन टूटने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, इसमें ऊर्जा चाहिए इसको तोड़ने के लिए। तो बंधन टूटने के लिए हमको ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए जहाँ पर बंधन टूट रहा है वहाँ पर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगा, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। बंधन टूटने के लिए हमको बाहर से ऊष्मा देना पड़ेगा उसको, इसलिए उस अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जहाँ पर बंधन टूट रहा है वो अभिक्रिया होगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और बंधन जुड़ता है तो ऊष्मा का ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इसलिए बोलते हैं इसको ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आपको समझ में आया। अब कोई रासायनिक अभिक्रिया ऐसा है जिसमें बंधन टूट भी रहा है और बंधन जुड़ भी रहा है, तो वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, वो कैसे जानेंगे। तो कोई रिएक्शन है जिसमें कि बंधन टूट भी रहा है और बंधन का निर्माण भी हो रहा है, तो बंधन टूटने के लिए ऊर्जा चाहिए बाहर से और बंधन के निर्माण होने में ऊर्जा निकलता है उसमें से। तो अगर बंधन के निर्माण में ज़्यादा ऊर्जा निकल रहा है किसके मुकाबले, बंधन टूटने में जितना ऊर्जा लग रहा है उसके मुकाबले, तो आप कह सकते हैं कि जो बंधन टूटने से जो ज़्यादा ऊर्जा निकल रहा है, यानी कि फाइनली देखा जाए तो ऊर्जा बाहर निकल रहा है, क्योंकि बंधन टूटने पर जो ऊर्जा निकल रहा था उससे कम ऊर्जा उसको चाहिए बंधन बनाने के लिए, तो उस अभिक्रिया को एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। और इसी का उल्टा जो है, अगर बंधन बनाने में जो ऊर्जा निकल रही है वो कम हो और बंधन टूटने में जो ऊर्जा लग रहा है वो ज़्यादा हो, तो उसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे, वैसी अभिक्रिया जिसमें प्रकाश का जरूरत हो, जिसमें प्रकाश भी भाग लेता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है और प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण के फलस्वरूप जो है यह अभिक्रिया घटित होती है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा अगर नहीं मिलेगा तो यह अभिक्रिया घटित नहीं होगी। ठीक है, इसका हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है प्रकाश संश्लेषण का। प्रकाश संश्लेषण बिना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण को हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया यानी कि फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है वो दोनों रिएक्शन करके सनलाइट की उपस्थिति में यानी प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 इसको बोलते हैं ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज प्लस H2O प्लस O2 का निर्माण करता है। ऐसा समझ में आपको, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O रिएक्शन करके प्रकाश की सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज प्लस में H2O और प्लस में ऑक्सीजन का निर्माण करता है। ठीक है, जो कि हम लोग ऑक्सीजन का उपयोग सांस लेने में करते हैं। तो ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल है हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है दोनों गैस है। ठीक है, तो दोनों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करता है। ये भी जो है सो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। क्लोरीन टूटता है, क्लोरीन अणु है, यह टूट करके क्लोरीन परमाणु में चेंज हुआ, ये भी सनलाइट की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसको हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो तीनों एग्जाम्पल जो है सो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को एग्जाम्पल है और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है प्रकाश संश्लेषण। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण को कैसी अभिक्रिया कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण को हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है धातु का संक्षारण यानी कि कोरोजन ऑफ मेटल। तो धातु का संक्षारण क्या है, तो धातु का संक्षारण जो है सो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। धातु का संक्षारण क्या है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। और धातु वायुमंडल की वायु और नमी से अभिक्रिया करती है। धातु जो है सो वायुमंडल के वायु से
और नमी से अभिक्रिया करके जो धातु का संक्षारण करती है। ठीक है, जैसे धातु जो है सो वायु के ऑक्सीजन से और नमी यानी कि H2O, तो धातु प्लस ऑक्सीजन प्लस नमी तीनों मिल करके धातु का ऑक्साइड और धातु का हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, धातु का संक्षारण में क्या होता है कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है धातु का संक्षारण। इसमें धातु जो है सो वायुमंडल की नमी से और वायु से अभिक्रिया करके एक वेस्ट पदार्थ का निर्माण करता है। वेस्ट पदार्थ कहने का मतलब होता है कि उसका कोई ज़रूरत नहीं है, वो वेस्ट है, वो अवांछनीय पदार्थ है। ठीक है, तो उसका निर्माण करता है। ठीक है, यानी कि धातु जो है सो वायु के ऑक्सीजन से और नमी से अभिक्रिया तीनों मिलाकर के अभिक्रिया होता है और धातु का ऑक्साइड बनाता है और धातु का हाइड्रोक्साइड बनाता है, और यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, लोहे को अर्धवायु, अर्ध मतलब होता है नमी युक्त, जिसमें कि H2O उपस्थित हो, नमी उपस्थित हो, तो लोहे को अर्धवायु में छोड़ने पर उसकी सतह पर भूरे रंग की परत जम जाती है। लोहे को अर्धवायु में छोड़ने पर उसकी सतह पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है और तांबा पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो इसी को बोलते हैं क्या, वेस्ट पदार्थ, यानी कि भूरे रंग का जो परत है उसी को बोलते हैं जंग बोलते हैं। ठीक है, लोहे पर जंग लगना, यानी कि इस पर जो एक वेस्ट पदार्थ का परत जम जाता है। ठीक है, और तांबा पर हरे। आपको एग्जाम में कई क्वेश्चन ये भी आता है कि लोहे पर किस रंग का परत चढ़ता है, तो लोहे पर जो है भूरे रंग का और तांबे पर हरे रंग का। ठीक है, अब जैसे लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जंग लगना जो है सो धातु संक्षारण का सबसे अच्छा उदाहरण है। धातु संक्षारण का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, तो लोहे में जो जंग लगता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये जो धातु संक्षारण का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो लोहे की सतह पर फेरिक ऑक्साइड, लोहे की सतह पर फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 तथा फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थराइस जो कि भूरे रंग का होता है, उसका परत जम जाता है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ बताया था कि लोहे को अर्धवायु में छोड़ने पर उसकी सतह पर भूरे रंग का परत जम जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लोहे की सतह पर, लोहे की जंग लगने में क्या होता है कि इसके सतह पर फेरिक ऑक्साइड यानी कि धातु का ऑक्साइड, यानी कि धातु लोहा है तो लोहा का ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड, और फेरिक हाइड्रोक्साइड यानी धातु का हाइड्रोक्साइड बनता था तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, जिसका रंग कैसा होता है, भूरा रंग का होता है। जैसे लोहा को ऑक्सीजन और नमी में रिएक्शन करवाएंगे, जैसे लोहा प्लस ऑक्सीजन प्लस नमी तीनों का ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण होगा, तो फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, जिसका कलर होता है भूरा रंग। ठीक है, तो संक्षारण के लिए ऑक्सीजन तथा नमी आवश्यक है। संक्षारण के लिए ऑक्सीजन तथा नमी अत्यधिक आवश्यक है। ठीक है, अगर लोहे पर जंग लगने का सबसे फेवरेबल कंडीशन है कि लोहे को हम वायु में रखेंगे, वो भी नमी युक्त वायु में। अगर नमी युक्त वायु में लोहे को नहीं रखेंगे तो उस पर जंग नहीं लगेगा। अब एक होता है गैल्वेनीकरण। तो गैल्वेनीकरण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण का उपयोग करते हैं। तो गैल्वेनीकरण में क्या करते हैं हम लोग, लोह धातु पर जिंक यानी कि जस्ता धातु का परत चढ़ा देते हैं। लौह धातु पर जस्ता धातु का परत चढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं लोहे का गैल्वेनाइजेशन यानी कि गैल्वेनीकरण। ठीक है, ऐसे लोहा को गैल्वेनीकृत लोहा यानी गैल्वेनाइज्ड लोहा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूँ कि क्वेश्चंस एग्जाम में कहाँ कहाँ से आएंगे। तो सबसे पहले बात करें तो हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो अगर इस टॉपिक को देखेंगे तो इस टॉपिक में आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कि किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं संक्रियन ऊर्जा। ठीक है, क्या कहते हैं, संक्रियन ऊर्जा। और आपको कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ये रिएक्शन दे देगा, बोलेगा कि इस पार्ट को क्या कहते हैं, तो इस पार्ट को कहते हैं अभिकारक और इस पार्ट को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार का होता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपको कहाँ से आते हैं कि आपको दे देगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का, उष्मा का उत्सर्जन होता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, तो उस अभिक्रिया को कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और किसी भी अभिक्रिया में अगर उष्मा का अवशोषण हो रहा है तो उस अभिक्रिया को कहेंगे इंडोथर्मिक यानी कि उष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, अब बंधन ऊर्जा क्या होता है, आपको एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है कि किसी भी अणु में
जितने भी बॉन्ड हैं, किसी भी अणु के एक मोल में जितने भी बॉन्ड हैं, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो बंधन ऊर्जा कहते हैं। या किसी भी परमाणु के, किसी भी तत्व के परमाणु को हम लोग संयोग करा करके एक अणु बनाने के लिए जितने भी बॉन्ड का फॉर्मेशन या निर्माण होता है, तो उसमें जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो बंधन ऊर्जा उसको भी कहते हैं। और बंधन का टूटना जो है कैसी अभिक्रिया है? बंधन टूटता है तो उसमें ऊष्मा अवशोषित होता है, उसमें ऊष्मा चाहिए बाहर से, तो उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और बंधन जुड़ता है, बंधन का निर्माण होता है, तो उससे ऊष्मा उत्सर्जित होता है, तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और अब है जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। और जो प्रकाश संश्लेषण है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड H2O से रिएक्शन करके ग्लूकोज प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन का निर्माण करता है सनलाइट की उपस्थिति में। ठीक है, अब है धातु का संक्षारण। तो धातु का संक्षारण कैसे अभिक्रिया होती है? तो धातु का संक्षारण जो है सो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। ठीक है, धातु का संक्षारण में क्या होता है कि धातु वायुमंडल के ऑक्सीजन और नमी से अभिक्रिया करके एक अवांछनीय यानी कि एक वेस्ट पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, तो और धातु का ऑक्साइड और धातु का हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। और लोहे में जंग, तो लोहे में जंग लगने पर किसका निर्माण होता है? तो लोहे में जंग लगने पर फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी आते हैं कि लोहे में जो जंग होता है उस जंग का रासायनिक नाम क्या है? तो उस जंग का रासायनिक नाम है फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 और फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस। और लोहे में जो जंग लगता है उसका रंग कैसा होता है? उसका रंग भूरा होता है। और जो कॉपर यानी कि तांबा में जो परत चढ़ा रहता है जंग का, उस तांबे के परत को क्या उसका रंग कैसा होता है? ग्रीन होता है यानी कि हरा होता है। और संक्षारण के लिए ऑक्सीजन तथा नमी की आवश्यकता होती है। अगर उसमें से कोई भी एक अनुपस्थित हो तो जंग का निर्माण यानी कि धातु का संक्षारण हरगिज नहीं हो सकता है। ठीक है, और गैल्वेनीकरण, तो गैल्वेनीकरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में आता है कि गैल्वेनीकरण का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? तो गैल्वेनीकरण का उपयोग हम लोग धातु को कोरोजन से बचाने के लिए करते हैं, यानी कि लोहे को जंग से बचाने के लिए करते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं कि इस पर लोहे के परत पर, लोहे के पृष्ठ पर जस्ता का एक परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, जिससे कि लोहे में जंग नहीं लगता है, तो उसी को बोलते हैं लोहे का गैल्वेनीकरण। ठीक है दोस्तों, आपके ग्रुप डी के एग्जाम में 25 क्वेश्चंस साइंस से आने वाले हैं, इसलिए दोस्तों साइंस को मजबूत कर लीजिए, जिससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगा एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलिए, अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।